हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, पिछले कई महीनों में हमें शानदार मार्केट में रैली देखने को मिली, लेकिन अब मार्केट्स हमें प्रेशर में आते हुए दिख रहे हैं। और इसकी जो बड़ी वजह थी, 5 मेजर रीजंस थे, वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फंडामेंटल्स को हटा दें दोस्तों, तो एक सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से मार्केट्स ऊपर या नीचे जाते हैं वो FII की बाइंग और सेलिंग। तो अगर आप देखिए तो पिछले कई महीनों से FIIs अच्छी खासी बाइंग कर रहे थे। हर महीने में हमें पॉजिटिव बाइंग की फिगर सुन के आ रही थी, लेकिन अब वो ट्रेंड बदलता हुआ दिख रहा है। और सितंबर के महीने में अगर आप देखें तो उन्होंने करीब 11,300 करोड़ की जो है सेलिंग कर दी है। तो ये जो सेलिंग का फ्रेश ट्रिगर क्या है, क्यों वो अचानक से उन्होंने इतनी ज़्यादा सेलिंग करना उन्होंने शुरू कर दिया है, जबकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और मिड कैप तो मल्टी ईयर के हाई लेवल पर ट्रेड हो रहे हैं। तो FII की जो सेलिंग के ट्रिगर है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल अगर मार्केट में अगर आप देखिए तो FIIs अच्छी खासी सेलिंग कर रहे हैं, कई सेक्टर्स में अच्छी खासी सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन एक सेक्टर में वो बाइंग भी कर रहे हैं। वो सेक्टर कौन सा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो फ्रेश ट्रिगर है FIIs की सेलिंग का, वो है जो यील्ड का गैप है। यानी कि अगर वो इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी अर्निंग का यील्ड कितना होगा, और अगर यहाँ से पैसा निकाल कर अगर USA के बॉन्ड में वो पैसा लगाते हैं तो वहाँ पर उनको कितना यील्ड मिलेगा। तो ये एक टूल होता है जिसके थ्रू आप वैल्यू कंपैरिजन करते हैं, यानी कि किस तरफ आपको ज़्यादा वैल्यू और ज़्यादा रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो आइए इसको थोड़ा हम समझते हैं। तो दोस्तों, ये आप जो चार्ट देख रहे हैं इसमें हम आपको दो जो है चार्ट इसमें दिखा रहे हैं। पहला जो येलो कलर का है या सैफरन कलर का है वो सेंसेक्स का यील्ड है। अब सेंसेक्स की यील्ड क्या होती है थोड़ी देर में हम समझेंगे। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि सेंसेक्स का जो कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा अगर आप सेंसेक्स की कंपनी में पैसा लगाएंगे। तो अगर यील्ड को कंपैरिजन करें और दूसरी तरफ अगर कोई इन्वेस्टर सेंसेक्स से पैसा निकाल कर अगर USA के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, USTs जिन्हें कहा जाता है, जो कि सबसे सेफेस्ट बॉन्ड्स दुनिया में माना जाता है, उसमें पैसा लगाएंगे तो कितना यील्ड मिलेगा। तो अगर आप देखिए तो 2000 से लेकर 2023 तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ जबकि US ट्रेजरी का यील्ड जो है सेंसेक्स यील्ड को से ज़्यादा हुआ। वो पहली बार अब हमें 2023 में देखने को मिल रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.23 कुछ ऐसा ही डिफरेंस है। अगर आप देखिए यहाँ पर अगर आप सेंसेक्स का यील्ड देखिए तो 4.13% है और UST का एवरेज यील्ड 4.44% है। तो थोड़ा माइनर डिफरेंस है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर कितना गैप होता था, अब वो गैप जो है नैरो होता जा रहा है। तो अब ऑब्वियसली जो FIIs है वो एक बार सोचेंगे कि हम इंडियन मार्केट्स में पैसा क्यों लगाएं। अगर हम यही पैसा निकाल कर US ट्रेजरी बॉन्ड्स में लगा दें तो हमें तो इससे ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। या जो डिफरेंस है दोनों में वो काफ़ी कम रहेगा और वहाँ पर रिस्क ऑलमोस्ट एकदम ज़ीरो है। और यहाँ पर इक्विटी मार्केट में तो रिस्क होता ही है दोस्तों, आप सब जानते हैं। तो अब थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो सेंसेक्स की अर्निंग्स यील्ड है वो क्या होती है। तो आइए थोड़ा अर्निंग्स यील्ड को समझते हैं। तो दोस्तों, आप सब ने प्राइस टू अर्निंग तो सुना होगा, जिसे हम कहते हैं P/E। तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है कि आप ऊपर में जो करेंट स्टॉक का प्राइस है और नीचे आप जो है उसका जो EPS या अर्निंग्स पर शेयर है। तो अगर स्टॉक का प्राइस जो है 100 है और अर्निंग्स पर शेयर 10 है तो हम कहते हैं कि ये स्टॉक 10 PE मल्टीपल पर ट्रेड हो रहा है। यानी कि जितना पर शेयर इनकम कमा रही है कंपनी उसका 10 गुना ट्रेड हो रहा है। तो यूजुअली हर मार्केट का, हर सेक्टर का एक PE होता है। तो जो हाई ग्रोथ सेक्टर होते हैं उसके PE ज़्यादा होता है और जो लो ग्रोथ, जो मैच्योर्ड सेक्टर होते हैं उनका PE कम होता है। तो कई दफ़े ये 150, 200, 300 तक भी चला जाता है जब कोई स्टार्टअप कंपनी होती है या हाई ग्रोथ इंडस्ट्री की कोई कंपनी होती है।
और जो कोई स्टेब्लिश सेक्टर है जिसमें 10-12% से इंडस्ट्री ग्रो होती है, तो वहाँ पर ये 8, 9, 5, 4, 10, 12 की रफ्तार से जो है पी हमें दिखता है। तो अब इसको अगर आप रिवर्स कर दें, यानी कि EPS बाई स्टॉक प्राइस, तो ये आपका बन जाता है अर्निंग्स यील्ड। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, जब आप एक स्टॉक को खरीदते हैं उसका मतलब होता है कि हमने उस कंपनी को खरीदा, एक तरीके से आप ओनर बने। अगर फॉरगेट अबाउट शेयर मार्केट, आप किसी बिजनेस में अगर पैसा लगाएंगे तो आपका उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का इंडिकेटर क्या होगा? यही होगा कि मैंने 1 लाख रुपए लगाए और कंपनी ने कितना मुनाफा कमाया। तो वो यही इंडिकेटर है कि आपने स्टॉक प्राइस, जिस प्राइस पर भाव पे खरीदा, उस कंपनी को खरीदा, भले ही आपने 10 शेयर खरीदे, तो कंपनी ने उन 10 शेयर के लिए आपको कितना नेट प्रॉफिट कमा कर दिया, क्योंकि नेट प्रॉफिट होता है वही शेयर होल्डर को मिलता है, वही उसकी जो है वैल्यू होती है। तो ये एक तरीके का वैल्यूएशन पैरामीटर होता है। ऑफ कोर्स आप यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेसिकली जब मैंने एक स्टॉक को 100 रुपये में खरीदा और उसने 10 रुपये का प्रॉफिट कमाया पर शेयर, तो मैं कहूँगा यार 10% कंपनी ने प्रॉफिट कमाकर मुझे दिया। तो ये जो है अर्निंग्स यील्ड होता है, एक वैल्यूएशन का पैरामीटर होता है। इसको यूज़ करके किसी भी कंपनी का वैल्यू आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं और कई कंपनीज़ के बीच में इसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम सिर्फ इसी को नहीं देखते हैं, इसके अलावा दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि किस रफ्तार से जो है इंडस्ट्री या कंपनी ग्रो कर रही है। अगर ज़्यादा ग्रोथ हमें दिखता है तो हम इस पर कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हैं कि ठीक है, चलो अर्निंग यील्ड कम है, कोई बात नहीं है, ये रिकवर हो जाएगा क्योंकि हम हाई ग्रोथ सेक्टर में हैं। तो इस वक्त हमने जैसा कि देखा कि आपकी अर्निंग यील्ड यूएस ट्रेजरी से कम हो गई है और उसकी वजह यह है कि वहाँ पर रेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, लेकिन हमारी अर्निंग उस रफ्तार से नहीं बढ़ी है। तो आखिर हमारे अर्निंग्स किस रफ्तार से बढ़ रही हैं? क्या हम इस वक्त हाई ग्रोथ टेरिटरी में चल रहे हैं या जो है ग्रोथ नॉर्मल चल रहा है? आइए थोड़ा हम देखते हैं कि सेंसेक्स की जो 30 कंपनीज़ हैं, अगर उनका हम कंबाइंड अर्निंग ग्रोथ या EPS ग्रोथ को देखें तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है। तो आइए सबसे पहले हम इस चार्ट को देखते हैं। तो इसमें हमने जो है पिछले ईयर 2000 से लेकर जो है करेंट ईयर तक हमने प्लॉट किया है कि कितना हर साल का EPS था, यानी कि अर्निंग्स पर शेयर था, और किस रफ्तार से जो है सेंसेक्स का प्राइस मूव कर रहा है। दोनों में क्या कोरिलेशन हमें दिखता है। तो आइए पहले लास्ट 10 ईयर्स की एनालिसिस करते हैं। तो अगर हम लास्ट 10 ईयर्स का ग्रोथ देखें, EPS में कितना ग्रोथ हुआ और सेंसेक्स में कितना ग्रोथ हुआ, तो हमें क्या देखने को मिलता है। तो अगर आप इस पीरियड को हम देखें तो जो EPS है उसमें करीब 6.41% का ग्रोथ हुआ और सेंसेक्स में करीब 8.98% का ग्रोथ हुआ। यानी कि जो कंपनीज़ की अर्निंग थी वो इस रफ्तार से बढ़ रही थी और लेकिन सेंसेक्स का भाव उससे ज़्यादा बढ़ रहा था, करीब 8.98% की रफ्तार से बढ़ रहा था। तो अगर हम पिछले 4 सालों में देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 4 सालों में हमें EPS ग्रोथ करीब 12% का दिखने को मिल रहा है और वहीं अगर हम सेंसेक्स के जो प्राइस है उसका देखें तो करीब 7.46% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 12% ग्रोथ तो ज़्यादा है, तो उसकी वजह ये है कि कोविड के टाइम पे जो डिप आया था उसकी रिकवरी की वजह से ये फिगर्स हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि हमने जो है 4 साल की रिसेंट टाइम की एनालिसिस की, क्योंकि अगर आप 5 ईयर्स का करेंगे, अगर कोविड के टाइम पे जो डिप आया था उसको अकाउंट में लेके करेंगे तो हमें ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। 20% का EPS ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। लेकिन 10 साल का अगर आप फिगर लें तो आपको एक रियलिस्टिक आइडिया मिल जाता है, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ों को एवरेज आउट कर देता है कि कितनी रफ्तार से ग्रो हो रहा है। तो अगर आप देखिए तो सेंसेक्स के रिटर्न्स को आप देखिए, 9% का रिटर्न, एनुअलाइज रिटर्न हमें 10 सालों में देखने को मिला और 4 सालों में 7.46% का सेंसेक्स में ग्रोथ हमें देखने को मिला। और अर्निंग्स में भी अगर आप 10 साल का देखें तो 6% की रफ्तार से अर्निंग्स बढ़ रही हैं। ऑफकोर्स यहाँ पे हमें फिगर्स ज़्यादा होती हुई दिख रही हैं।
तो ग्रोथ अगर आप देखें तो कुछ भी यहाँ पर अलार्मिंग ग्रोथ फिगर्स हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो इस वजह से ये कहना कि सब कुछ एकदम रोज़ी रोज़ी है इकॉनमी में और कंपनीज़ में और हम एक हाई ग्रोथ जो है ट्रैजेक्टरी में चल रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें कॉशियसली सोचना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ग्रोथ हो रहा है, आगे भी ग्रोथ आ सकता है, लेकिन अगर हम प्रेजेंट वैल्यू को देखें तो कुछ ऐसा हमें बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग की जिसे देखकर आंखें बड़ी बड़ी हो जाएं, मुझे तो एटलीस्ट नहीं दिख रहा है। अगर इस एनालिसिस में कोई कमी है, आपको लगता है कि कुछ चीज़ मैंने मिस की है, तो ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करें, मैं ज़रूर उसे कंसिडर करूँगा और फर्दर उस पर एनालिसिस करके आपके साथ शेयर भी करूँगा। तो चूंकि ग्रोथ में कुछ बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं दिख रहा है और यील्ड, अर्निंग यील्ड तो बहुत ही मॉडेस्ट दिख रही है और उससे ज़्यादा यील्ड यूएस ट्रेजरी में देखने को मिल रही है, तो इस वजह से एफआईआईज जो हैं सेलिंग करके पैसे को वहाँ पर ले जा रहे हैं। अब आने वाले टाइम पे हमें देखना है कि क्या उनकी सेलिंग, थोड़ी बहुत सेलिंग होकर रुक जाती है या अब ये सेलिंग बढ़कर हमारे जनवरी और उससे पिछले साल के लेवल्स पर वो पहुँच जाती है। तो क्लियरली मैंने आपको डेटा के साथ दिखाया कि एफआईआई से ही मार्केट ड्रिवन होते हैं। अब देखना है कि वो कितनी सेलिंग करते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट जो है मार्केट्स पर पड़ता है, ये आने वाले दिनों पे हमें पता चलेगा। अब आइए उस सेक्टर की बात करते हैं जिसमें एफआईआईज अच्छी खासी सेलिंग कर रहे हैं और इस साल के हाईएस्ट लेवल की उन्होंने पोजीशंस बना डाली, और वो सेक्टर है रियल्टी। अब अगर आप एक नॉर्मल एनालिसिस करेंगे तो आप क्या कहेंगे, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो ईएमआई बढ़ेगी और लोग जो है चूँकि ईएमआई उतनी ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो वो ख़रीदारी कम करेंगे और इस वजह से होम लोन्स कम बिकेंगे और घर भी कम बिकेंगे। लेकिन अगर हम अपने टॉप सिटीज़ की जो अगर बात करें, जो 7-8 हमारे टॉप की सिटीज़ हैं, उसमें ये ट्रेंड दिखता हमें नहीं दिख रहा है। वहाँ पर रियल एस्टेट की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इनफैक्ट पिछले 2 सालों में रियल एस्टेट के प्राइजेस जो 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, उनके प्राइस में करीब 20 to 30% का इजाफा हुआ है। और एक जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो आया है उसकी वजह से रियल एस्टेट की डिमांड बढ़े हैं। लोग बड़े घर खरीदना चाहते हैं क्योंकि हर कोई घर से काम कर रहा है और हर किसी को इंडिपेंडेंट रूम चाहिए। ऑफ कोर्स जो ये रिकवरी आई है कोविड के बाद, वो जिसे हम कहते हैं के शेप्ड की रिकवरी, तो जो गरीब है उसकी इनकम घटी है, लेकिन जो थोड़े से वेल टू डू जो कैटेगरी के लोग हैं उनकी इनकम बढ़ी है और वो उसका फ़ायदा इस सेक्टर को मिला है। दूसरी चीज़ ये है कि ये टेम्परेरी डिमांड नहीं है। अगर आप किसी भी बड़े शहर में जाएंगे और आप देखेंगे तो ऐसे कई लोग हैं जो जिनका बजट 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख टाइप है और वो घर ढूंढ रहे हैं, लेकिन बड़े शहरों में कम से कम टियर 1, टियर 2 सिटों में 40 to 50 लाख्स में भी उन्हें 2 BHK नहीं मिल रहे हैं। तो वो अगर प्राइस में डिप आएगा तो वो ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे और ख़रीदने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखिए रियल एस्टेट सेक्टर में हो क्या रहा है, जिसे घर की ज़रूरत है वो घर खरीद नहीं पा रहा है और जिसे घर की ज़रूरत नहीं है वो 4-4, 5-5 घर खरीद कर बैठा हुआ है। तो ये जो 2-3 सालों में जो डिमांड आई है मार्केट में, उसका फ़ायदा इस सेक्टर को मिला है। आप देख सकते हैं कि रियल्टी सेक्टर जो है ने निफ्टी को काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है और 36% का रिटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को भी देखें तो यहाँ पर कई स्टॉक्स आप देख सकते हैं जिसमें 28%, 41%, 40%, 30% इस तरीके के रिटर्न्स हमें देखने को मिले। ज़्यादातर स्टॉक्स निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो अंडर परफॉर्म भी कर रहे हैं। हमें ऐसी कंपनीज़ पे, अगर हमें रियल एस्टेट कंपनीज में पैसा लगाना है तो ऐसी कंपनीज पे फोकस करना चाहिए जो 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK टाइप अपार्टमेंट्स बनाती है और वो कई जो है सिटीज़ पे ऑपरेट करती है। और ऑफ कोर्स हमें उनकी डेट के पैरामीटर्स को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी बिल्डर के लिए अगर डेट ज़्यादा है तो वो उसके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इमीडिएटली हमें इस पर पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन एक डिप पे ज़रूर हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। बट अगेन मैं किसी स्टॉक का यहाँ पर
नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आपको अपनी एनालिसिस करनी चाहिए। जिन पैरामीटर्स पर मैंने कहा, आप उस पैरामीटर्स पर एनालिसिस करके आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। मेरी एनालिसिस के बारे में आपकी क्या राय है, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।